हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के परिवार की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम नई चीज़ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आगामी बीपीएससी परीक्षा जो जुलाई में होने वाला है और यूपी पीसीएस का भी एग्जाम जो है दिसंबर 2026 में होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमने ये डिसाइड लिया है, निश्चय आईएएस परिवार ने ये डिसीजन लिया है कि हम जो है आपको पीसीएस से संबंधित जो करंट क्विज होते हैं एमसीक्यूज के, वो लगातार आपको लेकर आते रहेंगे। लगभग डेली बेसिस पे ही आएगा ये। तो ये आपको बहुत ही लाभप्रद होगा। इसका क्वेश्चंस आंसर आप देखेंगे तो खासकर पीसीएस लेवल का सारा करंट अफेयर्स का क्विज रहेगा ये। तो पीसीएस एग्जामिनेशन चाहे बिहार पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। तो शुरू करता हूं मैं ये क्वेश्चंस। आप कृपया करके इसके आंसर और विश्लेषण को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। न सिर्फ अच्छे से समझने की बल्कि इसको याद करने की भी कोशिश करें। आप वीडियो जो है यूट्यूब पे दोबारा तिबारा भी देख सकते हैं, जिससे कि आप इसके क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से चीर परिचित हो जाएं, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए करंट में तो आप उसको सॉल्व कर पाएं। और इस तरह के क्वेश्चंस ही जो विगत वर्षों के प्रश्नों का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो इस तरह के ही प्रश्न आते रहे हैं करंट से। अगर तो हम लोग की कोशिश उसी तरीके की रहेगी कि हम करंट से जो इस तरह के क्वेश्चंस लेके आए कि आपके एग्जामिनेशंस की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। देखिए सबसे पहले देखिए जो पहला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस ने एरोनॉटिक्स में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, इसका आंसर होगा कानपुर। ठीक है, डी। लखनऊ है, वाराणसी है, प्रयागराज है, लेकिन आंसर इसका कानपुर है। कानपुर में जो है भारत फ्रांस के सहयोग से एरोनॉटिक्स में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका व्याख्या भी आप देख सकते हैं। एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कानपुर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में पीएम सेतु योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। तो इसमें व्याख्या में कई चीजें आपको समझ में आई कि एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें जो है करने के लिए, स्किल को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो है फ्रांस के साथ समझौता किया है और उसके तहत जो है राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में जो है पीएम सेतु योजना के तहत इस उत्कृष्टता केंद्र का विकास किया जाएगा। तो ये एक अच्छा ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है तो इस तरह के अगर किसी देश के साथ सहयोग करके हम इसमें उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करते हैं तो देश के लिए नो डाउट बेहतर एक कदम है। और इसी तरीके से जो ऑप्शंस के हिसाब से जो आंसर डी हो गया, अतः विकल्प डी सही है। उसी तरीके से हम लोग दूसरे में आते हैं। कानपुर में स्थापित एरोनॉटिक्स एनसीओई किस देश के साथ भारत की सहयोगात्मक पहल है? तभी पिछले ही उसमें देखा क्वेश्चन जापान फ्रांस के सहयोग से है ये, तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जापान नहीं होगा, आंसर ए होगा। और एरोनॉटिक्स और डिफेंस में भारत सरकार और फ्रांस सरकार की संयुक्त पहल है यह इंस्टीट्यूट उत्कृष्टता केंद्र जो है, और जिसका उद्देश्य कौशल विकास तथा एरोस्पेस में क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। तो इसके उद्देश्य को भी आप समझ लीजिए कि द्विपक्षीय सहयोग को किसमें करना है, कौशल विकास तथा एरोस्पेस में जो स्किल डेवलपमेंट होगा उसके लिए जो है दोनों देशों ने ये सहयोग किया है। दोनों क्वेश्चन से आपको मेरे ख्याल से इसके बारे में ज्यादा एक आइडिया व्यापक लग गया होगा। उसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में नियामक और सुरक्षा संबंधी कारणों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को ब्लॉक किया? ठीक है, ये हाल ही का न्यूज है, इनफैक्ट कल का ही न्यूज है। तो इसको हम लोगों ने डेवलप करके आज लेकर आया है आपको, इसलिए हमने करंट का जितना भी क्वेश्चंस रहेगा उसको आपको लेकर आएंगे। हम 8 या 10 क्वेश्चन डेली ही लेकर आएंगे। इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा अगर डेली आप इसको देखेंगे तो। ठीक है, इसका जो आंसर होगा रूस ने यह ब्लॉक किया है। ईरान, चीन, तुर्की, इस तरीके से ऑप्शंस देता है कि आप कहीं ना कहीं जो इससे जो है आप उत्तर देने में कंफ्यूज हो। ये ऑप्शन देने का तरीका है, क्योंकि अभी जिस तरीके से ईरान से चल रहा है अमेरिका का खींचतान, चीन से चलता ही रहता है, टर्की भी कहीं ना कहीं जो है मध्यस्थ है। तो इस तरह के ऑप्शन से आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर आप इसका आंसर देखेंगे, अगर आप इस न्यूज को अच्छे तरीके से समझे हुए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को किए हुए हैं तो फिर आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। इस रूस ने इसको हाल ही में ब्लॉक किया है। रूस ने हाल ही में नियामक और सुरक्षा कारणों के हवाले कारण व्हाट्सएप तक पहुंच को ब्लॉक कर दिया। यह कदम उनके व्यापक डिजिटल नियंत्रण ढांचे का हिस्सा है, तब विकल्प ए सही है। रूस ने कर दिया है व्हाट्सएप को। वो अपने देसी जो उसका जो इंटेलिजेंस होगा, उसका जो अपना जो मैसेजिंग ऐप होगा उसको बढ़ावा देगा। और उसमें जो है सबसे बड़ी चीज क्या है कि
ये इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और नियामक का हवाला देकर। जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप क्या है, अमेरिका का है, मेटा का है, फेसबुक का है। तो इसमें हो सकता है कि रसिया को लगता होगा कि हमारी जासूसी कर रहा हो, या बहुत सारी चीजें उसको इस तरह की डाटा मिले भी हो, जिसके आधार पर रसिया ने यह निर्णय लिया है। ठीक है, उसी तरह का हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 2026 का फीडे फ्री स्टाइल वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में, खासकर बिहार पीसीएस में या यूपी पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप एकदम ध्यान से देख लिया कीजिए, बल्कि ध्यान से देखने के लिए इसका आंसर रट भी लिया कीजिए, ताकि किसी प्रकार का इसमें जीरो टॉलरेंस हो, गलत आप ना करें इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है तो। इसका आंसर होगा ए, मैग्नस कार्लसन ने ये जो है फीडे फ्रीस्टाइल वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती है 2026 की। ठीक है, इसलिए उत्तर ए हो गया। इसका व्याख्या आप देख सकते हैं। वर्ष 2026 में फीडे फ्रीस्टाइल वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीती। ये अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि वर्ल्ड फीडे फ्रीस्टाइल वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2026 को जीतने वाले मैग्नस कार्लसन किस देश के रहने वाले हैं या किस देश से संबंधित हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे के हैं ये। ठीक है, जिन्होंने फाइनल में फेबिनो करुआना को हराकर खिताब अपने नाम किया। कभी कभी ये पूछ देता है कि इसके उपविजेता कौन है। तो इसके उपविजेता, चूंकि इसको हराकर उन्होंने जीता है, तो ऑटोमेटिकली उपविजेता कौन हो जाएंगे? फेबियानो करुआना। तो ये भी आपको कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछ देता है, विजेता ना पूछकर उपविजेता पूछ देता है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस में आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं पांचवें में। भारत ने एनपीसीआई इंटरनेशनल ने किस देश के साथ यूपीआई ड्यूट नाउ क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट सक्षम करने के लिए साझेदारी की है? ठीक है, अब देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूपीआई के लिए जो है हमेशा जो है भारत जो है समझौता कर रहा है। यूपीआई एक बहुत बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक माध्यम है, और भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। और इस तरीके से अपनी डिजिटल पहुंच को भारत ने बहुत ही एक अपर लेवल तक लेकर गया है। और कुछ वर्षों तक या इवन 10 वर्षों के पहले तक लोगों को अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आती थी। अब क्या हो गया है, डिजिटल पहुंच इतनी बहुत ज्यादा हो गई यूपीआई के माध्यम से कि रेहड़ी पटरी वाले सब जो हैं भारत में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डिजिटल प्रोग्रेस कहा जा सकता है भारत को। जिस तरीके से 10 वर्ष पहले जिस तरीके से स्थिति थी कि एक अकाउंट तक खोलने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन ये एक वित्तीय पहुंच हुई है लोगों तक, वित्तीय समावेशन हुआ है, जो कि भारत सरकार का टारगेट भी रहा है और उस टारगेट में काफी सफल भी रहा है। लेकिन वित्तीय समावेशन किस माध्यम से हुआ? डिजिटल तरीके से हुआ है। तो इसी तरीके से जो डिजिटल साझेदारी बढ़ाने के लिए यूपीआई में भारत ने जो है एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई ड्यूट नाउ क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट सक्षम करने के लिए, ये जो है इसको क्रॉस बॉर्डर क्यूआर कहते हैं, इसको सक्षम करने के लिए भारत ने जो है मलेशिया के साथ समझौता किया है हाल ही में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया के साथ समझौता किया ताकि भारत के यूपीआई और मलेशिया के ड्यूट नाउ सिस्टम के बीच क्यूआर आधारित क्रॉस बॉर्डर मर्चेंट पेमेंट की सुविधा दी जा सके। इसकी व्याख्या से और स्पष्टता आपको आ गई होगी कि भारत का जो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है वो मलेशिया के पे नेट के साथ जो है समझौता किया है, और ताकि ड्यूट नाउ सिस्टम जो मलेशिया का ये सिस्टम है ड्यूट नाउ, कभी कभी ये पूछ देता है कि ड्यूट नाउ किस देश का सिस्टम है यूपीआई, तो ये ड्यूट नाउ वहां का सिस्टम है मलेशिया का, और ये क्यूआर आधारित क्रॉस बॉर्डर जो है ट्रांजैक्शन हो जाए यूपीआई के माध्यम से, इसलिए समझौता मलेशिया के साथ किया गया है। इसलिए आंसर जो है बी होगा इसका। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत ने 2026 के संत कबीर स्टेट अवार्ड्स जिसमें 39 कुशल बुनकरों को सम्मानित किया गया, किस राज्य में आयोजित किए गए? ठीक है, इसका आंसर जो होगा आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में भी दिया हुआ है, उत्तर ए होगा। बिहार नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। और व्याख्या से भी आप इसकी क्लियरिटी और आपकी आ जाएगी। संत कबीर स्टेट अवार्ड समारोह रविंद्रालय लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के हैंडलूम बुनकरों को नगद पुरस्कार प्रमाण पत्र और मानद प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये इसका व्याख्या रहा। इस व्याख्या से आप समझ गए होंगे कि ये पुरस्कार, इस तरह के पुरस्कार का आयोजन स्थल भी कभी कभी पूछ लेता है
तो मेरी कोशिश लगातार रहेगी कि आयोजन स्थल, समझौता, खेल से कुछ न्यूज हुआ, खेल के पर्सनालिटी पे कोई न्यूज हुआ, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपके लिए बनाकर ले आए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ठीक है, उसी प्रकार से हम 7वें प्रश्न पर अगर बढ़ते हैं, किस राज्य में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एआई आधारित कृषि प्लेटफॉर्म भारत विस्तार लॉन्च किया गया? अब देखिए, भारत विस्तार लॉन्च कहां किया गया? इसको लॉन्च किया गया राजस्थान में। ठीक है, और इसका आंसर होगा राजस्थान। अभी मैं इस पे बताऊंगा कि इससे और भी क्वेश्चंस बन सकता है कि भारत का एआई आधारित कृषि प्लेटफॉर्म कौन सा है निम्न में से, तो इसका नाम हो जाएगा भारत विस्तार। तो ये एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पैमाने की ओर इसके ओर आपको सोचना पड़ेगा कि एक ही क्वेश्चन से किस तरीके से कई कई डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर डायमेंशन को आपको समझना चाहिए बहुत ही ध्यान से। ठीक है, अगर इसका व्याख्या देखें हम, तो एआई सक्षम कृषि प्लेटफॉर्म भारत विस्तार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर राजस्थान में लॉन्च किया। यह तो स्थान हो गया, आयोजन स्थान हो गया, लेकिन इससे संबंधित जो क्वेश्चन है कि एआई सक्षम कृषि प्लेटफॉर्म है ये, इसका नाम है भारत विस्तार। ठीक है, तो भारत विस्तार ये एक एआई सक्षम कृषि प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये कार्य करेगा। तो ये आपको इसके बारे में ये जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। अब आपको लेकर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। वीराना पुरातात्विक स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को लगभग 8000 ईसा पूर्व तक पीछे ले जाता है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप देखिए, चूंकि हर एरिया से हम क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे आपके लिए, चाहे वो आयोजन स्थल हो, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हो, हर तरह के क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ना पंजाब होगा ना हरियाणा हरियाणा होगा इसका आंसर, राजस्थान नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा। हरियाणा में जो है वीराना पुरातात्विक स्थल है। तो इसका जो है व्याख्या आप देख लीजिए, वीराना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वीराना हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो फतेहाबाद जिले में स्थित है। हालिया उत्खनन जिनका समर्थन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और IIT खड़गपुर ने किया है, से पता चलता है कि इस स्थल पर मानव निवास 7500 से 8000 ईसा पूर्व तक का है, जिससे यह ज्ञात सबसे पुराने हड़प्पा स्थलों में से एक बन गया है। अब देखिए, ये कितनी सारी चीजें आपको व्याख्या से समझ में आ गई, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। वीराना पुरातात्विक स्थल से क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं, खासकर यूपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस में तो पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को देखेंगे आगे, तो उनको जो है इसके बारे में न सिर्फ बीपीएससी न सिर्फ यूपी पीसीएस, आईएएस में भी ये क्वेश्चंस इस तरह के इससे रिलेटेड हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन ना हो, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूसरे तरीके से, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से बनाता है कि आंसर जो है और आंसर जो नहीं है उसमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है, तो बहुत ही डिटेल जाके थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है। तो वीराना पुरातात्विक स्थल के बारे में मैं यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से जितना व्याख्या हो सकता था मैंने किया, तो जो है इसके बारे में आप थोड़ा बहुत और रिसर्च कर लीजिएगा अपने माध्यम से। तो आज के लिए जो है हमारा क्वेश्चंस इतना ही था। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ अगले क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, इससे हमको अपार समर्थन मिलता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।